हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट के बारे में। फ्रेंड्स, ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज़ इसे ध्यान से समझेंगे। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ दोनों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होता है कि वह वैल्यू, स्ट्रेंथ का वह वैल्यू, वह मापने का वह तरीका, वह मेजरमेंट कह सकते हैं कि वह वैल्यू जो कि 5% से ज़्यादा जो हमने टेस्ट किया हुआ है, उस टेस्ट में 5% से ज़्यादा हमारा रिजल्ट फॉल नहीं करना चाहिए। उस वैल्यू को हम लोग कहेंगे कि वो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है कंक्रीट का। अभी किसी को लगता है समझ में नहीं आया होगा, मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि वह वैल्यू, स्ट्रेंथ की वह वैल्यू कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कहलाती है कंक्रीट का, जो हमने टेस्ट किया हुआ है क्यूब पर। ठीक है, जो हमने क्यूब पर टेस्ट किया हुआ है, वो टेस्ट में से 5% से ज़्यादा हमारा टेस्ट फॉल नहीं करना चाहिए। तो वो जो पार्टिकुलर वैल्यू हुआ जो 5% ज़्यादा फॉल नहीं कर रहा है, उस वैल्यू को कहा जाता है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही हो तो। देखिए, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता क्या। अब आप बात करते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की। अब आपको समझ में आएगा कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ में डिफरेंस क्या होता है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है कि हमने कोई क्यूब बनाया, एक क्यूब बनाते हैं। आप लोग जो बिल्डिंग मटेरियल में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो हमारा बिल्डिंग मटेरियल का वीडियो भी जरूर देखें, वहाँ पर हम डिटेल्स में इसको बताए हुए हैं। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है कि एक क्यूब बनाते हैं 150 mm साइज का। 150 mm का क्यूब होता है, मतलब कि उसकी जो हाइट होते हैं, ठीक है, उसके जो डेप्थ होते हैं एंड उसके जो विड्थ होते हैं, ये टोटल चीज़ होते हैं 150। ये भी 150 होगा, ठीक है, ये भी 150 होगा, और यहाँ का भी ये वैल्यू भी 150 होता है। तो टोटल 150 होता है। 150 mm का हम क्यूब बनाते हैं और उस क्यूब को 28 दिन तक क्यूरिंग करते हैं। डे ऑफ कास्टिंग से, जहाँ जिस दिन बना उस दिन से लगा कर लगातार हम लोग क्या करते हैं, क्यूब का कास्टिंग करते हैं। 28 दिन तक उसका हम लोग क्यूरिंग किए, मतलब पानी में उसको डिप करके रखे। 28 दिन के बाद जब हम उसको बाहर निकालें, ठीक है, तो बाहर निकालने के बाद कंप्रेशन मशीन पे ले जाते हैं, का यूटीएम या फिर जो भी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ मशीन जो होता है, यूटीएम कहा जाता है या सीटीएम कहा जाता है। ठीक है, तो वहाँ ले जाकर के हम उसको तोड़ते हैं, तो कंप्रेशन में टूटता है। तो जिस लोड पर वो टूटा वो उसका हो जाता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। और ये एक के साथ नहीं करते हैं, हम एक सैंपल लेते हैं। एक सैंपल में हमारा 3 स्पेसिमेन होता है। ठीक है, तो एक सैंपल का हम लोग करते हैं, तीनों का एवरेज निकालते हैं, तो वहाँ से जो हमें वैल्यू मिला वो कहा जाता है कि इस क्यूब का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। मगर अगर एग्जांपल के लिए हम बात कर लें कि अगर वो क्यूब टूटा है 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर पर अगर टूटा हुआ है, तो उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हो जाएगा 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, तो यही अगर हमने 100 क्यूब बनाया हुआ है, अगर हमने 100 क्यूब का कास्टिंग किया हुआ है, उसका हमने क्यूरिंग किया और 100 क्यूब पर हमने बारी बारी से हमने लोड लगाया और देखा कि कितना हमारा क्यूब जो है जिसकी वैल्यू 30 से नीचे आ रही है। ठीक है, 30 से नीचे आ रही है। अगर हम 30 ग्रेड के लिए बनाए हुए हैं, तब अगर हमने सीमेंट कंक्रीट जो कंक्रीट बनाए हुए हैं वहाँ पर, ठीक है, तो वो M30 के लिए बनाए हुए हैं अगर 30 ग्रेड के लिए, तो 30 से नीचे उस कितने क्यूब की वैल्यू आ रही है। अगर सपोज 100 क्यूब बनाए हैं, 100 क्यूब में से 10 क्यूब ऐसे हो गए, 10 क्यूब ऐसे टूटे जिनकी वैल्यू 30 से नीचे हो गई, तो हम उस कंक्रीट का ग्रेड 30 हम नहीं कह सकते हैं। हम उस कंक्रीट का ग्रेड 30 तभी कहेंगे जब 5% से ज़्यादा टेस्ट हमारा फॉल नहीं करना चाहिए। अगर 100 क्यूब है तो 100 में से 5 ही क्यूब ऐसा होना चाहिए जो कि 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर के नीचे में ही वो टूट गया हो, वो लोड नहीं पहुंचा हो, टूट गया हो। इस 5 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड, अगर 5 से ज़्यादा हो गया तो हमारा वो जो क्यूब हो, वो जो हमारा स्ट्रेंथ होगा, वो हमको कहा जाता है कि वो आपका M30 ग्रेड के लिए वैलिड नहीं होगा। ठीक है, तो वो हमारा फिर से टेस्ट हमारा फेल हो जाएगा, फिर से हमें टेस्ट करना पड़ सकता है। तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या हुआ था। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ वह वैल्यू हमने बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अलग होता है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ अलग होता है। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ डिफाइन किया जाता है 5% से ज़्यादा टेस्ट जहाँ पर फॉल ना करे, वो वैल्यू हमारा कहा जाता है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। जबकि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वह स्ट्रेंथ है जिस पर कोई क्यूब जो है वो फेल होता है, वो टूटता है। तो प्रत्येक क्यूब का अपना एक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अलग होता है, लेकिन जब उसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो वो पूरे ग्रुप का, यानी कि पूरे ग्रेड को बताता है कि इसका इतना हमारा कंप्रेसिव कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है।
हमने लिखा हुआ भी है, द वैल्यू ऑफ स्ट्रेंथ बिलो विच नॉट मोर देन 5% टेस्ट रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉल। ठीक है, एग्जाम्पल इफ 100 टेस्ट ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब्स आर टेकन एंड अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। देखिए हमने लिखा कि अगर हम 100 टेस्ट रिजल्ट लेते हैं, 100 को क्यूब हमने बनाया, 100 क्यूब का हमने अलग अलग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ यहाँ पर लिखा हुआ है लगातार, किसी का 22.3, किसी का 25.8, ठीक है, और इसी तरह से ये इंक्रीजिंग होते चला गया है। ठीक है, तो उसमें देखिए हमारे पास कितने ऐसे आए हैं, तो 1 2 3 4 और ये 5 ऐसे आए हैं टेस्ट जो कि क्या किए हैं, 30 से नीचे ये वैल्यू है, 30 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर से नीचे इन पाँचों का वैल्यू है। लेकिन अगर यही 6 रहता तो हमारा 30 नहीं होता, M30 ग्रेड इसको नहीं कहते। ठीक है, लेकिन इस ग्रेड को हम लोग M30 हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर कंक्रीट का जो ग्रेड होगा M30 होगा। तो 30 को क्या कहेंगे, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ। मतलब कि ये डिफाइन हुआ है ये पूरे ग्रुप से, कि इस पूरे ग्रुप यानी कि जो कंक्रीट यूज हुआ है इसका स्ट्रेंथ कितना है, 30 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर का लोड तो वो सहेगा ही सहेगा। इसमें मान के चलते हैं, ये इसका मतलब हो गया कि ये 30 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर का लोड तो सहना ही सहना है, उससे कम में ये नहीं सहेगा। तो ठीक है, तो वो वैल्यू जो कि 5% से ज़्यादा ये फॉल ना करे तो उसको हम लोग कहा जाता है कौन सा, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। जबकि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होता है कि सभी क्यूब का अपना एक अलग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है जिस पर वो फेल होता है, जिस पर वो टूटता है अंडर द यूनि एक्सियल लोडिंग। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में लिखा है ए क्यूब ऑफ साइज 150 mm का एक क्यूब बनाते हैं, सब्जेक्टेड टू यूनि एक्सियल कंप्रेशन में रह करके 28 दिन की क्यूरिंग हो, जहाँ पर जो कि जब से वो बना है कंक्रीट, जब से वो क्यूब तैयार हुआ है, तो उस लोड को हम लोग कहते हैं, जहाँ पर वो टूटता है उसको कहा जाता है कि वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ एंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। अगर किसी को कुछ समस्या आ रही हो तो हमें मैसेज जरूर करें, हम उसको फिर से समझाने का पूरी तरह से कोशिश करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमें पूछा जाता है यहाँ पर टारगेट मीन स्ट्रेंथ क्या होता है। टारगेट मीन स्ट्रेंथ पूछा जाता है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ के बाद। टारगेट मीन स्ट्रेंथ को हम लोग मीन स्ट्रेंथ से भी नाम से भी जानते हैं, जिसको FT या फिर कहीं कहीं ये FM से भी आप डिनोट किया हुआ देख सकते हैं, FM भी ऐसे लिखा जा सकता है, तो वो सेम चीज़ है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। टारगेट मीन स्ट्रेंथ होता है कि ये कॉम्बिनेशन होता है FC के और सिग्मा का साथ में कॉम्बिनेशन है। एक छोटा सा एक फॉर्मूला है, FT = FC के प्लस 1.65 इंटू में सिग्मा। ठीक है, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, इसके हेल्प से हम लोग टारगेट मीन स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं। मतलब कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ होता है जो कि कंक्रीट द्वारा बियर किया जा सकता है, उसको टारगेट मीन स्ट्रेंथ हम लोग कहा जाता है। IS कोड के अकॉर्डिंग में सिग्मा की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है, तो उस वैल्यू को हम लोग यहाँ से उठाते हैं कि M10 और 15 के लिए वैल्यू 3.5, 20 और 25 के लिए इसकी वैल्यू 4, और 30 या फिर उससे ज़्यादा हो तो उसके लिए 5 यूज करेंगे। FC के जहाँ पर होता है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। अब कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होता है, देखिए हमने एक एग्जांपल के थ्रू बताया भी है, जैसे कि अगर आपके पास ग्रेड है M25, तो 25 होगा कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, इसको FCK से डिनोट किया जाता है। ठीक है, 25 होगा कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जिसको FCK से डिनोट किया जाता है। और M बताता है क्या, तो मिक्स को बताता है, यह मिक्स को बताते हैं कंक्रीट को मिक्स किया गया है, किस उस रेशियो में मिक्स किया गया है जहाँ पर मिनिमम स्ट्रेंथ होगा कंक्रीट का वो 25 होगा, उससे कम नहीं हो सकता है। तो टारगेट मीन स्ट्रेंथ हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसे कि M30 का निकालना है, जैसे हमने एग्जांपल लिया हुआ है यहाँ पे कि M30 कंक्रीट का टारगेट मीन स्ट्रेंथ निकालें, तो देखिए हमने ये फॉर्मूला यूज किया, FCK की जगह 30 पुट किए और सिग्मा की जगह पर सिग्मा की वैल्यू है, देखिए सिग्मा की वैल्यू यहाँ पे कितना लेंगे, M30 के लिए सिग्मा वैल्यू कितनी है, 5 है, तो 1.65 इंटू सिग्मा है, तो 1.65 इंटू में 5 मल्टीप्लाई किए तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई थी, यानी कि टारगेट मीन स्ट्रेंथ इतना हो गया। अब देखिए कंक्रीट का कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कितना था, 30 था, मतलब वो 30 तो मिनिमम लोड सहेगा ही सहेगा, तो मैक्सिमम कितना सह सकता है, टारगेट कितना तक जा सकता है, तो मैक्सिमम सह सकता है कितना, 38.2 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर का। तो इतना उसका लिमिट हो गया कि इतने लिमिट तक वो वैल्यू को कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे हमारे आपके कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एंड टारगेट मीन स्ट्रेंथ के बारे में। नेक्स्ट हमारा एक टॉपिक है इसका ग्रेड ऑफ कंक्रीट। जैसे कि हमने अभी ऊपर ही बताया था कि कंक्रीट का जो ग्रेडिंग किया जाता है वो उसके कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ के बेसिस पर ही किया जाता है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर लिखा हुआ है M20, जहाँ पर M बताता है मिक्स को, कि जो मिक्स किया गया है कंक्रीट को, दो तरह से मिक्सिंग होते हैं, एक नॉमिनल मिक्स होता है, एक डिजाइन मिक्स होता है। नॉमिनल मिक्स जो होता है वो एक्सपीरियंस बेस्ड होता है, डिजाइन मिक्स जो होता है वो एज पर कोड का होता है। डिजाइन मिक्स के लिए कोड हम लोग जो यूज करते हैं 10-262/2009,
ठीक है, ये डायरेक्टली पूछा जा चुका है एग्जाम में कोड का ये क्वेश्चन। तो अगर किसी को नहीं पता होगा तो प्लीज़ मेंशन कर लेंगे, हमने यहाँ पर मेंशन नहीं किया हुआ है। ये किसके लिए होता है? डिजाइन मिक्स के लिए कोड यूज होता है 10-262 का, ठीक है, 2009 के लिए 2009 होता है, ये 2009 में आया था इसलिए उसका नाम उसमें दिया गया है। नॉमिनल मिक्स होता है एज पर एक्सपीरियंस बेस, यानी कि जो कि जैसे घर में मिस्त्री लोग काम करता है तो वो क्या करता है? नॉमिनल मिक्स करता है, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस है कि 3 1 का मसाला बनाएंगे, 2 1 का मसाला बनाएंगे, 5 1 का बनाएंगे, 3 इंच का दीवार जोड़ना है तो 3 1 का, 5 इंच का जो दीवार जोड़ना है तो 5 1 का मसाला लगाते हैं। तो क्या वो एक्सपीरियंस बेस होता है कि जैसा काम करते आ रहे हैं उसी बेसिस पर वो लोग उसको भी आगे फॉलो करते रहते हैं। लेकिन डिजाइन क्या होता है? जब हम कोड को फॉलो करते हैं तो जो नॉमिनल मिक्स होता है वो M20 से ज़्यादा हम नहीं बना सकते हैं, ठीक है। नॉमिनल मिक्स जो होता है M20 के ऊपर में नहीं बना सकते, लेकिन डिजाइन मिक्स को हम लोग M80 तक, M80 M100 तक हम बना सकते हैं, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। हाँ, लेकिन उसके ऊपर के लिए रेस्ट्रिक्शन हो जाता है क्योंकि वहाँ पर जो सीमेंट है वो अपना शो करने लगता है साउंडनेस प्रॉपर्टी, तो उसमें क्रैक्स देखने को मिल जाते हैं, तो इसके वजह से आगे हम लोग उसमें नहीं बना पाते हैं, ठीक है। वो उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो होता है डिफाइन होता है इसके कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ से। देखिए 20 यहाँ पर क्या है? 20 इसको कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कहा गया है। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कैसे हम लोग फाइंड करते हैं? तो क्यूब 150 mm का क्यूब बनाते हैं, 150 mm साइज का क्यूब बनाते हैं, और उस क्यूब को जब से बना उसके बाद से उसको अच्छे से मतलब सेट हो जाने के बाद 28 दिन तक क्यूरिंग करेंगे, उसके बाद बाहर निकालते हैं। तो उसको यूटीएम या फिर सीटीएम में ले जा करके हम उसको तोड़ते हैं, जिस लोड पर वो टूटा, ठीक है, तो जिस लोड पर टूटा वो उसका हुआ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। और ऐसे ही 100 क्यूब हम लोग करते हैं, ऐसे पूरा प्रोसेस सेम होता है 100 क्यूब का। और 100 क्यूब में से अगर हम 25 के लिए बनाए तो 5 से ज़्यादा ऐसा क्यूब नहीं होना चाहिए जिसकी कंप्रेसिव स्ट्रेस की वैल्यू 25 से नीचे हो, ठीक है, 5 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो वैसे हम लोग कॉम्बिनेशन को कहेंगे कि वो क्या है? उसका कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होता है, ठीक है। तो उसी बेसिस पे इसको डिजाइन किया जाता है, जिसको हम लोग ग्रेड ऑफ कंक्रीट कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये IS 456 के अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग में जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट होते हैं कुछ इस तरह से है आपके पास में, ठीक है। Nomenclature of concrete is done on the basis of compressive strength concrete can be prepared from M10 to M100 grade as per IS 456। यानी कि IS 456 में अमेंडेंट के अकॉर्डिंग हम लोग जो कंक्रीट का ग्रेड बनाते हैं वो M10 से M100 तक बना सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो कुछ प्रचलित यहाँ पर ग्रेड हैं जो कि यहाँ पर आपके सामने है। देखिए पहला ग्रेड है, डिफरेंट टाइप्स के ग्रेड बहुत है, लेकिन जो ज़्यादातर यूज में होते हैं उनके बारे में कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है शॉर्ट में कि ऑर्डिनरी ग्रेड आएगा पहला। ऑर्डिनरी ग्रेड जिसको M10 से M20 तक जो कंक्रीट होगा उसको ऑर्डिनरी ग्रेड के नाम से जानेंगे। दूसरा है स्टैंडर्ड ग्रेड जो कि M25 से M55 तक को हम लोग कहेंगे कि वो स्टैंडर्ड कंक्रीट है, स्टैंडर्ड कंक्रीट का ग्रेड है। और हाई स्ट्रेंथ ग्रेड किसको कहेंगे? जो कि M60 से M80 तक वैल्यू रखता हो उसको हम लोग कहेंगे कि हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट होता है, ठीक है। इसका यूज हम लोग हैवी स्ट्रक्चर में कर सकते हैं। जनरली हम लोग यूज करते हैं M20 M25 तक, M30 तक जनरली यूज करते हैं, उसके बाद हम लोग यूज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, या फिर स्पेशल स्ट्रक्चर में ज़रूरत पड़ता है तो वहाँ पर हम लोग का यूज करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका रेशियो भी देख लेते हैं कि किसका कितना रेशियो होता है। तो रेशियो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं कि M10 अगर बनाना है तो M10 के लिए 1:3:6 का रेशियो में होना चाहिए। 1 है सीमेंट, 3 है सैंड और 6 है कोर्स एग्रीगेट, ठीक है। 1 क्या है? ये है सीमेंट, ठीक है। दूसरा जो 3 का रेशियो देख रहे हैं ये सैंड होता है, और तीसरा है कोर्स एग्रीगेट, ठीक है। तो इसके रेशियो में होता है। जनरली आप कोई भी देखेंगे इसमें से जनरली आप कोई भी देखेंगे तो जो इसका बीच वाला पार्ट होता है, जो इसके बीच वाला, जैसे 3 है तो 6 होगा, 2 है तो 4 होगा, 1.5 है तो 3 होगा, ठीक है, 1 है तो 2 होगा। तो जनरली इसका ये डबल होता है। तो ये कुछ इसके रेशियो है जिस रेशियो में हम लोग इसको मिलाते हैं। देखिए ये जो रेशियो हम आपको दे रहे हैं ना, एच पर डिजाइन मिक्स है, ये डिजाइन मिक्स के अकॉर्डिंग में ये आपको हमने यहाँ पर बताया हुआ है, जो कि ये फिक्स है, ठीक है। नॉमिनल मिक्स में नहीं, नॉमिनल में अंदाज से ही मिला देते हैं, बन जाता है। तो ये चीज़ थे हमारे कंक्रीट के बारे में। तो कंक्रीट का कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, टारगेट मीन स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एंड उसकी जो नोमेनक्लेचर है कि ग्रेड ऑफ कंक्रीट का नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। तो अगर किसी को कुछ में किसी चीज़ में दिक्कत आ रही हो तो हमें ज़रूर बताएं, हम कोशिश करेंगे फिर से उसको समझाने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो एक और छोटा सा टॉपिक इसमें हम ऐड करना चाहेंगे, मॉडुलर रेशियो का। कभी कभी मॉडुलर रेशियो इसमें पूछ दिया जाता है, हालांकि WSM में आता है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड में। जब हम WSM का पढ़ाएंगे तो उसमें डिटेल्स में बताएंगे कि मॉडुलर रेशियो क्या होता है और इसका यूज होता क्या है, बेसिकली हम के हेल्प से क्या क्या हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है।
तो अभी हम सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि मॉडुलर रेशियो होता है रेशियो किसका, कि यंग मॉडुलस ऑफ स्टील टू द यंग मॉडुलस ऑफ कंक्रीट का, यानी कि ये एक रेशियो है जिसको एम से डिनोट करते हैं। यंग मॉडुलस ऑफ स्टील और यंग मॉडुलस ऑफ कंक्रीट का जो रेशियो होता है इसको हम लोग मॉडुलस रेशियो के नाम से जानते हैं। या फिर ऐसा कर सकते हैं कि जो एम से इसको डिनोट करते हैं, जितना लोड जो लोड कैरी करेगा स्टील, ठीक है, स्टील जितना लोड कैरी करेगा और जितना लोड कैरी करेगा कंक्रीट, ठीक है, तो उसको इसके रेशियो को भी हम लोग कहा जाता है कि मॉडुलर रेशियो होता है। तो दोनों ही सेम चीज़ें हैं, ठीक है। तो इन दोनों के रेशियो को कहा जाता है मॉडुलर रेशियो, और ये डायमेंशनल रेशियो होता है क्योंकि ऊपर नीचे का वैल्यू इसका क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। तो इस रेशियो को कहा जाता है मॉडुलर रेशियो, जिसको एम से डिनोट किया जाता है। और इसकी वैल्यू यहाँ पर आपको 280/3 सिग्मा सी बी से देखने को मिल सकता है, जहाँ पर सिग्मा सी बी परमिसिबल स्ट्रेस होता है कंप्रेशन ड्यू टू बेंडिंग इन कंक्रीट, ठीक है। डिटेल्स में फ्रेंड्स इसके लिए हम बात करेंगे WSM का जब हम चैप्टर पढ़ाएंगे उसमें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर किसी को कोई इसमें समस्या आ रही हो तो हमें ज़रूर मैसेज करें। तो तब तक के लिए जय हिंद।